तो शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं अयोध्या के साथ। अयोध्या में आज से भव्य रामोत्सव का श्री गणेश हो गया है। आज कलश यात्रा से ध्वजारोहण महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और इस खास मौके पर अयोध्या की नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए राम नगरी सज कर तैयार है। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या के गली मोहल्ले ही नहीं, बाजार भी सज चुके हैं। हर ओर उत्सव उमंग का माहौल है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और आज कलश यात्रा के साथ वैदिक अनुष्ठान भी शुरू हो रहे हैं, जिसे देश के जाने माने संत और विद्वान पंडित संपन्न कराएंगे। इस बीच सबकी नजरें राम मंदिर के शिखर पर हैं, जहां 25 तारीख को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और राम मंदिर निर्माण पूरा होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। जाहिर है आज से इस भव्य उत्सव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अयोध्या तैयार है और सबको विवाह पंचमी की शुभ घड़ी का इंतजार है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज से कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये 5 दिन का अनुष्ठान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 दिन के इस अनुष्ठान के बाद जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। राम भक्तों में इसको लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि अब राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी अब औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। तो जिस शुभ घड़ी का इंतजार सबको था वो अब आ चुकी है। अयोध्या तैयार हो गई है। सबको विवाह पंचमी का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज अयोध्या का हर हिस्सा उत्साहित है। सड़कों पर रंगोली, केसरिया ध्वज, फूलों की खुशबू, भजन और राम नाम की गूंज, जिसका इंतजार था आज वो शुभ घड़ी आने वाली है। आज 5 दिवसीय ध्वजारोहण महोत्सव का भव्य शंखनाद कलश यात्रा के साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आज की कलश यात्रा केवल जल लाने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि 25 नवंबर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की सफलता और संपूर्णता के लिए जाने वाला एक भव्य संकल्प है। ये यात्रा भक्ति और आस्था की वो पहली तरंग है जो सरयू के तट से उठकर सीधे राम मंदिर के शिखर तक पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक श्री राम मंदिर से कलश लेकर महिलाएं सरयू तट तक जाएंगी। वैदिक मंत्रों के बीच 551 महिलाएं कलश में सरयू का पवित्र जल भरकर वापस मंदिर आएंगी और फिर यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की जाएगी। इस दिव्य यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए 151 वैदिक छात्र ध्वज पताकाएं लिए सबसे आगे चलेंगे, जिनकी स्वर लहरिया और शंखनाद पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देंगी। ध्वजारोहण से जुड़े ये सभी अनुष्ठान काशी के आचार्य गणेश्वर द्रविड़ के निर्देशन में होंगे। 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, संगीतमय आयोजन, 6 छोटे मंदिरों और 7 मंदिरों की विशेष पूजा होगी। 25 नवंबर मंगलवार को भव्य समारोह में श्री राम मंदिर के शिखर पर भव्य और दिव्य पताका लहराई जाएगी। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया है। 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक जो यह अविजित मुहूर्त रहेगा, इस अविजित मुहूर्त में जो भी काम करिएगा वो अविजित ही अविजित रहेगा। वह सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण रहेगा। जितने भी अनुष्ठान हैं सारे अनुष्ठान की पूर्णता जो अविजित मुहूर्त में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इससे बढ़ करके इससे सुंदर मुहूर्त कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है। इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अविजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा यह भी अविजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही
ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। विवाह पंचमी के शुभ अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और मंदिर परिसर घंटा घड़ियाल की आवाज से गूंज उठेगा। एक बार फिर ध्वजारोहण के बाद ये ध्वज स्थायी तौर पर राम मंदिर के शिखर पर लहराता रहेगा। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आयोजन भारतीय संस्कृति और एकता का भव्य प्रतीक बनने जा रहा है। देश भर के प्रमुख संतों, विद्वानों, राजनेताओं, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। आपको तो ये मालूम ही है कि सीता विवाह भी उसी दिन है और लगभग 15 झांकियां अयोध्या में या 16 झांकियां निकलती हैं, तो उन लोगों को असुविधा न हो। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार आने वाले राम सीता विवाह महोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नेपाल के जनकपुर यानी माता सीता के मायके से भी यहाँ विशेष अतिथि पहुँचेंगे। देखिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम होने के कारण से इस बार बारात तो नहीं जाएगी, लेकिन जो नेग है, जैसे उनका तिलक का कार्यक्रम है, वो तिलक के लिए आएंगे 5 लोग, वो तिलक चढ़ा देंगे यहाँ पर आकर के। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ से 5 लोग चले जाएंगे, वो 5 लोग वहाँ जा करके सम्मिलित हो जाएंगे कार्यक्रम। हम यहाँ पर 25 तारीख को शाम को 5:30 बजे बिरला धर्मशाला में राम विवाह का कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर राम विवाह महोत्सव होगा। बड़े धूमधाम से होगा, विधि विधान से होगा, वैदिक रीति से होगा और जो अपने में देखने में आनंद आएगा, तो वो कार्यक्रम हम करेंगे। इतने कार्यक्रम करने के बाद 26 तारीख को राम कलेवा होगा और उसी से उस कार्यक्रम की पूर्णता हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। फिलहाल उम्मीद यही है कि भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर की पूर्णता का उद्घोष करने वाला ये आयोजन इतना दिव्य होगा कि इसकी छवियां लोगों के दिलों में लंबे अरसे तक बसी रहेंगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से अध्याय लिखने के लिए तैयार है। दिव्य राम मंदिर अपने पूर्ण वैभव में दुनिया के सामने प्रकट होने को तैयार है। शिखर पर ध्वजा फहराने से पहले मंदिर परिसर के गेट नंबर 11 को जगत गुरु आदि शंकराचार्य को समर्पित किया गया। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के लिए इसी प्रवेश द्वार से प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे। जय राम रमारमणं समरं भवताप भयाकुल। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने का समय आ चुका है। इसके लिए मंदिर परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। भगवान श्री राम के भव्य और अलौकिक मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा का दिव्य ध्वजारोहण 25 नवंबर को होने जा रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या के इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी, जब आस्था, संस्कृति और राष्ट्र भाव का संगम आसमान पर होगा। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का 2 बार सफल ट्रायल भी किया जा चुका है और सभी तकनीकी तैयारियां फाइनल हो चुकी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। ध्वज चढ़ाने का प्रयोग ट्रायल सफल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देख लिया है। अंदर सफाई अभियान चल रहा है। 7,500 इनवाइटी होंगे।
25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने वाला ध्वजारोहण श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा, यानी धर्म ध्वजा राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा। धर्म की जय और राम भक्तों की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री जी झंडा जो भगवान पताका रोहण है वो तो करेंगे ही मंदिर का। इसी के साथ यदि सुविधा होगी तो वो परकोटा में भी थोड़ा समय देना चाहे, वहाँ जो म्यूरल्स लगे हैं उनके बारे में जानकारी करना चाहे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी रुचि होगी कि वो जो सप्त मंदिर है आश्रम ऋषि मुनियों के, वहाँ पे भी वो जाएंगे। तो इस दृष्टि से सारी तैयारी की जाएगी। 25 नवंबर को शिखर पर ध्वजा फहराने से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक अहम फैसला लिया है। मंदिर परिसर के गेट नंबर 11 को जगत गुरु आदि शंकराचार्य के सम्मान में नया नाम दिया गया है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार। इसी प्रवेश द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिसर में प्रवेश करेंगे। श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार को आदि शंकराचार्य के नाम पर समर्पित करना उनकी विद्वता और सनातन परंपरा में उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान है। 25 नवंबर से पहले ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने घोषणा की थी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों प्रमुख द्वार भारत के 4 महान संतों के नाम पर समर्पित किए जाएंगे। उसी के तहत इस वीआईपी प्रवेश द्वार को जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम दिया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ अयोध्या में मुस्तैदी और सुरक्षा पे सख्ती की जा रही है। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और अयोध्या पुलिस के जवान अभी से सावधानी बरत रहे हैं। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिनमें से 450 कैमरे येलो जोन में लगा दिए गए हैं। मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरना होगा। कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड की जांच के बाद ही मेहमानों को प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर के जो भी इसमें स्थितियां रहती हैं वो हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपको मालूम ही है कि राम मंदिर में जब से इस मंदिर चल रहे हैं सभी श्रद्धालु कोई भी वीआईपी फोन लेकर के नहीं आते हैं। इवन वीआईपीज के लिए भी वही नियम है और वही सामान्य लोगों के लिए, और सुरक्षा के उसी प्रतिमान को हम अभी आगे भी जारी रखेंगे। राम मंदिर में पहली बार राम सीता विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 8,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग रामलला का दर्शन नहीं कर पाएंगे। 26 नवंबर से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे जैसे विवाह पंचमी की शुभ घड़ी करीब आ रही है, सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व राममय हो रहा है। हर तरफ राम नाम की गूंज है। फिलहाल शुभ समाचार में इस रामधुन के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
बात मौसम के रंग की। इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर ठंड पड़ रही है। शीतलहर से पारा लुढ़क रहा है। इस बीच बद्रीनाथ दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और बड़ी संख्या में भक्त बद्री विशाल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं कश्मीर घाटी में कुदरत का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। वहां पतझड़ का सीजन चल रहा है। चिनार के पेड़ों की पत्तियों से पूरा कश्मीर सुंदर नजर आ रहा है। हालांकि पतझड़ के बीच ठंड का एहसास भी बना हुआ है। अहमदाबाद में ठंड बढ़ने पर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए। शेर के बारे में हीटर लगा दिया गया है। अजगर के लिए घास का बिछौना तैयार किया गया है। और अब बात कर लेते हैं भगवान बद्री विशाल के दरबार की, जहां पर कड़ाके की ठंड के बीच भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में है और बर्फीली छटाओं के बीच यात्रा जारी है। पहाड़ों की ये प्राकृतिक छटा ऐसी है जिसे देखने भर से मिजाज खुश हो जाए। उत्तराखंड के ये पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं और जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक अलग ही निखार आ जाती है। इन सब के बीच बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। उत्तराखंड के 4 धाम में से 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इसलिए यहां श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचना जारी है। बद्रीनाथ धाम में दिन चढ़ने के साथ जब धूप निकलती है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन पूजन कर बाजार में खरीदारी का आनंद लेते भी नजर आते हैं। लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड की वजह से गिने चुने लोग ही दिखते हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम में अक्टूबर और नवंबर दोनों ही माह में बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद यहां दिन प्रतिदिन ठंड में इजाफा देखने को मिला। पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं तो पानी के स्रोत भी जम गए हैं। जगह जगह पानी जमकर बर्फ बना दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बीच जगह जगह अलाव ताप कर और तप्त कुंड में स्नान कर श्रद्धालुओं को बहुत राहत मिल रही है। बद्रीनाथ धाम समेत पूरे चमोली जनपद में नवंबर महीने में ही ऐसी भीषण सर्दी पड़ रही है जैसी अमूमन दिसंबर और जनवरी में होती है। चमोली जनपद में तो निचली जगह पर हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं अपना जबरदस्त असर दिखा रही हैं। फिलहाल चारों धाम में से अब केवल बद्रीनाथ धाम की ही यात्रा चल रही है, वो भी अपने अंतिम चरण में है। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी यहाँ श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराने पत्ते गिरते हैं और उनकी जगह नई पत्ते ले लेते हैं। चिनार के पेड़ों से गिरते पत्ते धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। जमीन पर बिछे चिनार के पत्तों से अलग एहसास हो रहा है। बर्फबारी के इंतजार में कश्मीर पहुंचे सैलानियों को ये मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक बिल्कुल नया एहसास है। कश्मीर में साल के 4 मौसम अपनी अलग अलग खूबसूरती बयान करते हैं, चाहे वो बाहर का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर पतझड़ का, जिसको ऑटम कहते हैं। ख़ास तौर से अगर इस मौसम की बात करें तो ये मौसम कश्मीर का नज़ारा ही बदल देता है। हरियाली से भरे पेड़ पौधे सब जो है लाल रंग में बदल जाते हैं। ख़ास तौर से चिनार के पत्ते जो हैं वो जिस अंदाज से इस मौसम में रंग बदलते हैं वो अलग ही और अद्भुत नज़ारा पेश करता है। कश्मीर में ऑटम सीज़न में चिनारों के इस पतझड़ और रंग बदलने के नज़ारे को देखने के लिए देश और दुनिया से हज़ारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब इस मौसम में भी देरियां हो रही है। सितंबर के महीने से ऑटम सीज़न कश्मीर में शुरू होता है, लेकिन हरियाली जो है वो अब नवंबर में पत्तों में जो है गायब हो जाती है। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ये पतझड़ में जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। यहाँ तक कि एक ज़माने में कश्मीर में चिनारों के इस पतझड़ को देखने के लिए देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिसिस इंदिरा गांधी हमेशा कश्मीर ये मौसम देखने के लिए आती थी। लेकिन अब
न सिर्फ मौसम में बदलाव हुआ है बल्कि कश्मीर में चिनारों की तादाद में भी बड़ी कमी हुई है, जो पर्यावरण से जुड़े लोगों को काफ़ी खल रही है। गुड न्यूज़ टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। देखिए, अहमदाबाद में कनकारिया चिड़ियाघर में सर्दी को देखते हुए अब नए इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है। साथ ही शेर, हिरन, तेंदुए को घास का बिछौना दिया जा रहा है, जबकि इन बाड़ों में हीटर भी लगवाए गए हैं। जबकि जो जानवर खुले बाड़ों में घूमते हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए अंदर ले जाया गया है। सांप और कछुए समेत पक्षियों के लिए भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी का अलग अंदाज नजर आया। वो घूमर डांस करती हुई दिखी। दरअसल राजस्थान की कोशिश अपनी संस्कृति, परिधान, शान के प्रति घूमर को वैश्विक पहचान दिलाने की है। इसी कड़ी में जयपुर समेत प्रदेश की 7 जगहों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अलग अलग शहरों में एक साथ कुल 6100 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर इस भव्य प्रदर्शन को एशिया बुक ऑफ में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। गुजरात के गरबा नृत्य की तर्ज पर राजस्थान की कोशिश अब अपनी संस्कृति और पारंपरिक शान की प्रतीक घूमर को वैश्विक पहचान दिलाने की है। इसी कड़ी में बुधवार को जयपुर समेत राजस्थान के 7 संभागों में घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अलग अलग शहरों में एक साथ कुल 6100 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर इस भव्य प्रदर्शन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। राजस्थान की मिट्टी में रची बसी लोक धुनों पर पारंपरिक परिधानों में हजारों की संख्या में जब महिलाओं ने एक लय एक ताल पर घूमर नृत्य पेश किया तो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध हो उठी। गुजरात के गरबा की तरह राजस्थान के घूमर की विशेष पटल पर पहचान बनाने के लिए बुधवार को घूमर महोत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान की डिप्टी सीएम और पर्यटन कला मंत्री दिया कुमार ने जयपुर के स्टेडियम में नगाड़ा बजाकर इसकी शुरुआत की और इसके साथ ही 1500 से अधिक महिलाओं ने एक साथ घेरों में घूमर नृत्य कर समा बांध दिया। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। इस पूरे 7 संभागों में हजारों महिलाओं ने भाग लिया है घूमर महोत्सव में। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, हमारी विरासत है। इसको संभाल के रखना, नई पीढ़ी को इसके बारे में बताना और मुझे लगता है नई पीढ़ी को कैसे हम इसको सौंप सकते हैं, कैसे वो इसका संरक्षण कर सकते हैं, मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जयपुर समेत पहली बार राज्य के 7 संभागों में एक साथ घूमर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्थानों पर कुल 6100 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर इतिहास रच दिया। इस अद्भुत प्रदर्शन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बस यही आवाज सुनाई दे रही है हमें जयपुर के इस स्टेडियम में, जहां पर 1000 से 1500 महिलाएं एक साथ घूमर कर रही हैं। और सिर्फ जयपुर में ही नहीं, राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ ये घूमर नृत्य किया जा रहा है। चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, जैसलमेर हो, कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, हर जगह यहाँ पे एक ही समय पर एक साथ महिलाएं घूमर नृत्य कर रही है, जिसकी तैयारी बहुत दिनों से हर एक महिला कर रही थी। महज 12 साल की उम्र से लेकर 80-85 साल की उम्र तक की महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। साथ ही साथ सभी ने 7 से 8 दिन तक ही, सिर्फ 7 से 8 दिन तक का प्रशिक्षण लिया है, जिसके
बाद घूमर नृत्य की तैयारी हुई और आज परफॉर्मेंस हो रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग रंगों में हर एक ग्रुप सजा हुआ है। 86 अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे हैं। हर एक ग्रुप की बात करूँ तो हर ग्रुप में 22 से 25 महिलाएं हैं। तो कुल मिला के 1000 से 1500 महिलाएं एक साथ जयपुर के स्टेडियम में घूमर कर रही हैं। महोत्सव के दौरान केवल घूमर ही नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए महिलाओं ने तलवारबाजी का भी जौहर दिखाया। इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए महिलाएं करीब एक हफ्ते से घूमर नृत्य की तैयारी कर रही थी। जगह जगह वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा था और फिर महोत्सव के शुभारंभ पर पारंपरिक राजस्थानी परिधान में सजी महिलाएं जब घूमर की ताल पर थिरकी तो पूरा माहौल रजवाड़ी रंगों और लोक संस्कृति की छटा से भर गया। सबसे पहले तो जो मैंने सर पे पहना है ये इसको बोलते हैं रखड़ी। रखड़ी जो हमारे सर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है, किसी भी नारी के सर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। दूसरा हमने पहना है महमद। महमद होता है रखड़ी के जस्ट पीछे पहनने का। और फिर तीसरा होता है शीश फूल। शीश फूल भी सर की ही मतलब जो डेकोरेशन के लिए यूज़ में आता है। और चौथी है ये आड़ जो मैंने पहनी है, ये हम गले में पहनते हैं। और पाँचवा है ये चिक सेट जो हम गले में पहनते हैं। फिर उसके बाद में आती है बाजूबंद। बाजूबंद हमेशा हम बाजू में पहनते हैं। और फिर आती है बंगड़ी। ये है बंगड़ी जो हम कोई भी हम चूड़ा पहनते हैं तो उसके पीछे पहनते हैं। फिर उसके आगे आता है पूछी। तो यह है पूछी जो हम चूड़े के आगे पहनते हैं। और लास्ट में हम पहनते हैं पैरों में पायल। यही होता है पूरी एक जो रियल राजपूतनी होती है उसका पूरा श्रृंगार। देखिए ये पूरा 16 श्रृंगार है जो यहाँ पे हर एक महिला हर एक लड़की करके अपने आप को यहाँ पे राजस्थान की शक्ति के रूप में यहाँ पे लेके आई है और दिखा रही है कि मातृ शक्ति क्या होती है, महिलाएं किसी से कम नहीं होती। और घूमर जो है वो हर एक उम्र के लिए है और राजस्थान की पहचान है। तो 16 श्रृंगार करके घूमर नृत्य करने यहाँ पे हर एक लड़की मौजूद है। कैमरामैन मनीष के साथ